आ गया ना, थोड़ा सा आगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू विप्रा बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे का पार्ट, यानी कि हमने लास्ट बार स्टूडेंट्स जो पढ़ा था दैट वाज योर ग्रोथ हार्मोन, और अब हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे, राइट। तो देखो, तुमने देख लिया था, काफी चीजें पढ़ ली थी कि ग्रोथ हार्मोन में क्या क्या चीजें कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से वो काम करता है, और किस तरीके से हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी एलिवेट यानी कि बढ़ा के रखता है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं समहाउ कह सकती हूँ कि यस, इट इज ऑल्सो अ हार्मोन विच इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। मतलब हाइपरग्लाइसेमिक तुम्हारे और भी हार्मोन होंगे जिनका प्राइमरी कंडीशन यही होगा कि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, बट ग्रोथ हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन जो था बच्चे, वो कुछ और था, यानी कि इज टू इंक्रीज द हाइट, या फिर आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म। बट सेकेंडरी रोल में इट वाज आल्सो एक्टिंग एज एन हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसी के आगे की चीजें पढ़नी है, यानी कि अब हमें ग्रोथ हार्मोन के अलावा कुछ और हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करना है, यानी कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अगर हम लोग देखें बच्चे, तो अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी दिखती किस तरीके से है ना। मैंने आपको काफी बार डायग्राम्स वगैरह में भी दिखा दिया है बना के। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हम लोग हॉर्मोन्स डिस्कस कर रहे हैं, और इस हार्मोन में अब की बारी जो हम लोग देख रहे हैं, अब की बारी जो हम लोग देख रहे हैं, जो अब हम लोग हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं, दस दैट इज योर प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन से भी ना बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, अधिकतर प्रोडक्शन और इजेक्शन पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज बच्चे हम लोग यही वाला आपका हार्मोन डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि दैट इज योर प्रोलैक्टिन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मेंशन करूं, तो आप वो सब बिल्कुल मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। साथ के साथ कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी थी कि भाई मैम, हमने अब सीयूटी पीजी की तैयारी स्टार्ट करी है, तो क्या उसके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल बच्चे अवेलेबल हैं, और अभी से तुम सीयूटी पीजी की तैयारी स्टार्ट कर दो, वो तुम्हारे लिए काफी बेटर रहेगा। ये मत सोचो यार एक दो महीने मजे कर लेते हैं फिर करेंगे, क्योंकि यार तुम कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। जितना पहले सम अप कर लोगे सिलेबस, उतना ज्यादा तुम्हारे पास रिविजन का टाइम होगा, और उतनी अच्छी से तुम्हारे पास चांसेस रहेंगे कि तुम अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको, ठीक है। तो जो भी मेरे मतलब स्टूडेंट्स लोग हैं, या जो भी आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो प्लीज स्टूडेंट ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, आप जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट किसी ना किसी कोर्स में लो, सो दैट कि आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी तरीके से कर सको। साथ के साथ अगर हम लोग बात करें कि जो भी स्टूडेंट CSIR नेट को टारगेट कर रहा है, ठीक है, दिसंबर वाले को टारगेट कर रहा है, या जून 2025 को टारगेट कर रहा है, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो बच्चे, थ्योरी को एनालाइज करके पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने उनके लिए बोली है जो कि एस्पिरेंट्स हैं और किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी आजकल अभी मतलब काउंट करोगे तो 6 महीने बाद होने वाला है, या फिर आपके 10 महीने बाद होने वाला है। तो ये जो टाइम है ना बच्चे, आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है। ज्यादा डिले करोगे कहीं ना कहीं तुम्हें फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगेगा, ठीक है। तो वहां से बेकार में उस एरिया से बचने के लिए यही चीज है बच्चे कि आप अपना फोकस स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में लगा लो, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चे प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन के बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि इसका नेचर कैसा है। तो बच्चे ये एक आपका पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और अगर हम इसमें भी बात करें तो ये एक तरीके का बच्चे लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन से तुम समझ गए होगे, यानी कि चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज प्रेजेंट, ठीक है। और लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज प्रेजेंट, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला बच्चे, लॉन्ग पेप्टाइड बोला, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे, तो जो प्रोलैक्टिन है
इसका जो रोल रहता है, आपने रोल इसका क्या पढ़ा है बच्चे, इसका रोल पढ़ा है कि इट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे लैक्टोजेनिक हार्मोन। और लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलने का कारण क्या रहता है, इसलिए क्योंकि भाई इसका काम है मिल्क से रिलेटेड, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन और इंजेक्शन में तुम कंफ्यूज नहीं होगे बच्चे, यहाँ पे मैं मेन रोल लिख देती हूँ कि इट इज इन्वॉल्व इन द इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व रहता है, बस इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर मैं इस तरीके से मेंशन करूं बच्चे, तो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है सो दैट कि तुम लोग को अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए कि क्या चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि सीधा सीधा इसी लाइन से कई बारी बच्चे क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में तो आने से रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, आई होप अब आ जाए, ठीक है। हाँ, नाउ इट्स बेटर। तो बच्चे अब इस चीज को तुम अंडरलाइन कर लो कि ये क्या है, इन्वॉल्व रहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। अब इस चीज को याद करने के लिए कभी मान लो बाई चांस तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो देखो मैंने तो अपने टाइम पे यही ट्रिक बनाई थी कि पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, तो बड़ा सा पी लिख लेना और पी से प्रोलैक्टिन लिख लेना बच्चे, और पी से प्रोडक्शन लिख लेना। तो इससे तुम कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि भाई प्रोलैक्टिन जो है उसका रोल इजेक्शन में तो कहीं नहीं होता, ठीक है, इजेक्शन में तो कहीं नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जानती हूँ बेसिक है, बट इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन और ऑक्सीटोसिन के इजेक्शन से, ठीक है। तो अब इसकी बात अगर हम लोग देखें बच्चे, तो प्रोलैक्टिन ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन करा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या इसका दूसरा रोल रहेगा, क्या इसका दूसरा रोल रहेगा। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज समझना कि जब मिल्क प्रोडक्शन चल रहा होता है, ठीक है, अब अगर हम लोग ये चीज की बात करें, तो तुमने एक कंडीशन देखा है कि जैसे ही फीमेल ने डिलीवरी कर दी है, अब उसकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उस दौरान स्टार्टिंग के लगभग 6 से 7 महीने के दौरान बच्चे क्या कंडीशन रहती है, फीमेल दोबारा से कंसीव नहीं कर पाती है इवन आफ्टर द कोइटस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन समझनी है कि 6 से 7 महीने में ऐसा क्या हो रहा है कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। तो बच्चे ऐसे हो सकता है ना कि यार जो गैमीट्स हैं जो फीमेल की ओवरी में बन रहे हैं, वो गैमीट शायद रिलीज ही नहीं हो रहे फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि अगर गैमीट्स फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, राइट, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ कंडीशन रहती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी ही कंडीशन रहती है जहां पर बच्चे क्या होता है कि ये जो आपका प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन किसी तरीके से गैमीट्स की प्रोडक्शन को क्या कर देता है बच्चे, कम कर देता है, ठीक है। और ये चीज ये कब करता है, ये करता है तब जब फीमेल जो है वो क्या रहती है, अपना उसने डिलीवरी कर दिया है और बच्चा जो है वो यंग स्टेट में है, एकदम न्यू बॉर्न है और उसको फीडिंग पे फोकस्ड है, ठीक है, तब ये कंडीशन रहती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो प्रोलैक्टिन की कंडीशन कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन से भी रिलेटेड है, तो अब इस चीज को भी समझते हैं, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी समझ लेते हैं हम लोग। प्रोलैक्टिन is also related to progesterone। तो अब तुम ये समझना कि भाई प्रोजेस्टेरॉन प्रोलैक्टिन की दोनों की सिमिलर रिलेशन नहीं है, अपोजिट है, मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है तो प्रोलैक्टिन कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज समझना बच्चे, क्या कंडीशन होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस टाइम पे फीमेल का जो यूट्रस होता है बच्चे, वो कैसा होता है, थिक होता है, और उसकी जो थिकनिंग होती है वो किसने मेंटेन कर रखी होती है, थिकनिंग मेंटेन कर रखी होती है बहुत सारे हॉर्मोन्स ने, उनमें से एक हार्मोन है बच्चे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थिकनिंग कौन मेंटेन करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके वजह से क्या हो रखा है, थिकनिंग ऑफ यूट्रस हो रखी है, ठीक है, क्या हो रखी है, थिकनिंग ऑफ यूट्रस हो रखी है।
पर अब तुम बताओ, बच्चे को डिलीवर आउट करना है फीमेल को, और इस यूट्रस के अंदर बच्चा प्रेजेंट है। तो अब तुम खुद बताओ कि इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। तो अब देखो क्या कंडीशन होती है कि अर्ली स्टेजेस में तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है, ठीक है। इसका जो कंडीशन है यानी कि अर्ली स्टेजेस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है बच्चे? हाई रहता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अर्ली स्टेजेस में बढ़ा हुआ रहेगा तो वो क्या करता है बच्चे? ब्रेस्ट की लैक्टोजेनिक एक्टिविटी को सप्रेस डाउन कर देता है, मतलब प्रोलैक्टिन का एक्शन ब्रेस्ट पर या मेमरी ग्लैंड पर नहीं होने देता, जिसके वजह से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्टिंग के दिनों में नहीं हो पाता। अब ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। अब अगर 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है तो स्टार्टिंग के मंथ में मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वो इसी वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अर्ली स्टेजेस में प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से बच्चे जो ब्रेस्ट की लैक्टोजेनिक एक्टिविटी है, ठीक है, ब्रेस्ट की जो लैक्टोजेनिक एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है बच्चे? वो हो जाती है कम, और जिसके वजह से इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में कोई भी मिल्क प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर इवेंचुअली धीमे धीमे करके लैक्टोजेनिक एक्टिविटी कम होने लगती है, या फिर आप कह सकते हो, सॉरी, लैक्टोजेनिक नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका अमाउंट सप्रेस होने लगता है या कम होने लगता है, ठीक है। लेटर ऑन during the last month of pregnancy या gestation, progesterone amount decreases। प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है वो क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, जिसके वजह से अपने आप प्रोलैक्टिन जो है बच्चे वो बढ़ने लगता है, और प्रोलैक्टिन अगर बढ़ गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? लैक्टोजेनिक एक्टिविटी होने लगेगी, ठीक है। तो लैक्टोजेनिक एक्टिविटी होने लगेगी, लैक्टोजेनिक एक्टिविटी होने लगेगी, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी। डन स्टूडेंट्स। अब इसके साथ साथ वो जो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर फीमेल ने एक किसी बच्चे को जन्म दिया है, उसके जन्म देने के बाद 6 से 7 महीने के अराउंड फीमेल, देखो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि एक तरीके से नेचुरल मेथड रहे, ठीक है। अगर तुमने नेचुरल मेथड पढ़े होंगे, सो एज टू नॉट कंसीव द चाइल्ड, सो एज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, उसमें से आपने एक मेथड जरूर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया की जो साइंटिफिक कंडीशन है बच्चे वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। ये हमने लिख दिया लैक्टेशनल एमेनोरिया। इस कंडीशन में क्या होता है? मतलब लैक्टेटिंग मदर्स आर नॉट एबल टू कंसीव बट ओनली अप टू फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू मंथ्स तक। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चे, तो एक कंडीशन में कैसे क्या हो रहा है, अगर हम देखें नॉर्मली तो हाइपोथैलेमस है इस तरीके से। हाइपोथैलेमस बच्चे क्या प्रोड्यूस करते हैं? अब तुम्हें पता है कि अगर गोनैड्स पर काम कराना है तो जीएनआरएच निकलेगा, और जीएनआरएच जो है बच्चे वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाके इस तरीके से काम करेगा, और जैसे ही वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा तो अब क्या करेगा वो बच्चे एलएच का प्रोडक्शन करा देगा और एफएसएच का प्रोडक्शन करा देगा। और ये एलएच और एफएसएच क्या करेंगे बच्चे? ये एलएच और एफएसएच फीमेल के ओवरी पर, या आप कह सकते हो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये दोनों के दोनों बच्चे क्या करेंगे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो यहाँ पे मेरा मतलब है
कि इन दोनों ने किस पे काम करा बच्चे, ओवरी पर काम करा, ठीक है, ओवरी पर काम करा, और ओवरी पे काम करके बच्चे अब ये क्या करवा देंगे, ये ओव्यूलेशन करा देंगे। ओव्यूलेशन कब कराते हैं, जब एफएसएच और एलएच की पीक आ जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ओवरी ने ओव्यूलेशन करा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चे, एग जो है वो रिलीज हो गया। अब जैसे ही एग रिलीज हो गया तो अब इसके बाद क्या कंडीशन हो जाती है, एग बढ़िया तरीके से रिलीज हो गया, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो ओवरी से जैसे ही आपका एग रिलीज हो गया तो अब ये एग कहाँ जाता है बच्चे, ये चला जाता है इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब पर, ठीक है, ये चला जाता है इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब पर। तो ये हमने इस तरीके से बना दिया फेलोपियन ट्यूब, और इस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आ जाता है एग, ठीक है, इस तरीके से आ गया एग। अब जैसे ही बच्चे यहाँ पर स्पर्म पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में, तभी जाके क्या होता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ ये तो नॉर्मली हो रहा है, अब क्या होगा कि जब फीमेल क्या कर रही है, लैक्टेट कर रही है, ठीक है। तो अब जरा अगर हम देखें, इफ फीमेल इज लैक्टेटिंग, ठीक है, अब अगर हम लोग देखें बच्चे, इफ फीमेल इज लैक्टेटिंग, इसी चीज को मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इफ फीमेल, इफ फीमेल इज लैक्टेटिंग, अगर फीमेल जो है बच्चे वो लैक्टेट कर रही है, इफ फीमेल इज लैक्टेटिंग, तब क्या कंडीशन होगी, तब क्या कंडीशन होगी बच्चे, तब उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा। और ये प्रोलैक्टिन किसने बढ़ाया होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने बढ़ाया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर कौन बढ़ा हुआ है बच्चे, प्रोलैक्टिन जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जीएनआरएच ने नहीं बढ़ाया, पहली बात मैं बता देती हूँ, प्रोलैक्टिन को जीएनआरएच ने नहीं बढ़ाया, वो अपने अलग पाथवे से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ सो दैट कि भाई कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि जीएनआरएच ने तो प्रोलैक्टिन भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करा और उसने भाई प्रोलैक्टिन बढ़ा दिया, उसने क्या करा, प्रोलैक्टिन बढ़ा दिया। अब प्रोलैक्टिन को क्या नहीं पसंद आ रहा, उसे नहीं पसंद आ रहा कि फीमेल उस टाइम पर गैमीट रिलीज करे, क्योंकि अगर रिलीज कर दिया तो फीमेल उस टाइम पे अगर कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो देयर इज अ चांस कि जो न्यू बॉर्न है उसको वो नरिशमेंट या वो चीजें नहीं मिल पाए जो कि उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये एज पर तुम कह सकते हो फिटनेस के लिए है, या फिर आप कह सकते हो विद द टाइम विद एवोल्यूशन काफी चीजें इवॉल्व हुई हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, सो दैट कि पहला फोकस हमारा न्यू बॉर्न या यंग वंस पे रहे, उसके आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ही फीमेल कंसीव कर पाए। तो प्रोलैक्टिन इसने रिलीज करा, अब जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज हो गया तो अब क्या कंडीशन होगी बच्चे, प्रोलैक्टिन जैसे ही रिलीज हुआ तो उसने उसने जाके इस हाइपोथैलेमस को क्या बोला, इसको बोला कि अब तुम कम कर दो सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन, जीएनआरएच का। तो अब इस एरो में मैं नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ सो एज टू शो कि भाई जीएनआरएच अब डिक्रीज हो रहा है, और अगर जीएनआरएच डिक्रीज हुआ तो बच्चे इस कंडीशन में जो एलएच है अब वो भी कम होने लगेगा, और जो एफएसएच है बच्चे अब वो भी कम होने लगेगा। अगर एलएच और एफएसएच की कोई पीक ही नहीं आई, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो पीक, और नहीं भी कोई पीक नहीं आई एलएच एफएसएच की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होगा। और अगर कोई भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो फीमेल इस टाइम पीरियड में कंसीव करेगी ही नहीं। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रोलैक्टिन रहता है वो क्या करता है बच्चे, वो सपोर्ट नहीं करता प्रेगनेंसी को इनिशियल डेज में, हाँ जी, पर अगर आफ्टर 5-6 मंथ्स हो गए हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, ये कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है।
डन एवरीवन। चलिए अब हम लोग देखते हैं ACTH के बारे में, यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पे ना तुम्हें ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मेन रोल तुम्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स में या एड्रिनल ग्लैंड में देखोगे। बट थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बच्चे। ये है आपका एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें बच्चे, तो ये एक तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यानी कि भाई ये चीज समझ में आ गई कि कैसा हार्मोन है, प्रोटीन वाला हार्मोन है। और प्रोटीन वाला हार्मोन है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ होने चाहिए। इसके रिसेप्टर्स होने चाहिए कहाँ पर बच्चे, अंदर की साइड या बाहर की साइड, बाहर की साइड, क्योंकि प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है बच्चे। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो तुम्हें याद होगा कि हाइपोथैलेमस था, वो सीआरएच बना रहा था। सीआरएच जो है बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके अब ये क्या करवा देता है, एसीटीएच का प्रोडक्शन करा देता है। ये क्या करा देता है, एसीटीएच का प्रोडक्शन करा देता है। क्या एसीटीएच सभी एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर सकता है? यानी कि एसीटीएच क्या करता है बच्चे, ये जाता है किसके पास, ये जाता है इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड के पास। और एड्रिनल ग्लैंड में तुम आगे चल के पढ़ोगे कि बच्चे इसमें भी ना दो लेयर होती है, एक बाहर कॉर्टेक्स और अंदर मेड्यूला। ठीक है, क्या होता है, इसमें भी दो लेयर होती है। ये वाला पार्ट जो है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं मेड्यूला। तो एक तुम्हें कॉर्टेक्स दिख जाएगा बच्चे, और एक तुम्हें क्या दिख जाएगा, मेड्यूला दिख जाएगा। कॉर्टेक्स भी है और क्या है, मेड्यूला भी है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो अगर हम देखें तो एसीटीएच जो है बच्चे, वो किस पे काम करता है, वो कॉर्टेक्स वाले एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी आगे चल के तुम पढ़ोगे कि बच्चे इसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, 3 परतें प्रेजेंट है। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, तो जरा इसको हम लोग एड्रिनल के सिर्फ कॉर्टेक्स वाले एरिया को बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये सेंटर में मेड्यूला वाला एरिया है। ठीक है, सेंटर में आपका मेड्यूला है इस तरीके से, पर अभी हमें मेड्यूला से काम नहीं है। तो कॉर्टेक्स में बच्चे सबसे पहले अगर हम बाहर वाली लेयर को देखें, तो बाहर वाली लेयर आपकी कुछ इस तरीके से आ जाती है, इसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलसा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फिर आपको दिख जाती है फेसिकुलेटा, और फिर होती है आपके पास रेटिकुलरिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक करके लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सी दिखती है बच्चे, इसको जीएफआर से याद रखना। ठीक है, जीएफआर। तो इसमें सबसे पहले बाहर की साइड आपको दिखती है जोना ग्लोमेरुलसा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखती है जोना फेसिकुलेटा, और फिर आपको दिखती है स्टूडेंट्स इस तरीके से जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। तो ये आपको 3 लेयर्स दिख जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे, तो जोना ग्लोमेरुलसा जो है वो रिलीज करता है हार्मोन जिसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके हार्मोन्स को हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आ जाते हैं कौन से हार्मोन बच्चे, इसमें आते हैं आपके एल्डोस्टेरॉन। तो अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, एसीटीए जनरली कॉर्टेक्स पर काम करता है, कॉर्टेक्स के हार्मोन को प्रमोट कराता है। बट ये जो आपका एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड है बच्चे, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एसीटीएच। मतलब ये कंडीशन हो गई कि अगर मैंने एसीटीएच को बढ़ाया तो भाई एल्डोस्टेरॉन नहीं बढ़ने वाला, दूसरा कोई हार्मोन बढ़ जाएगा। दूसरा जो हार्मोन बढ़ता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, वो बढ़ता है फेसिकुलेटा से। ठीक है, फेसिकुलेटा, तो फेसिकुलेटा जो है ये आपकी सेकंड लेयर है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये 1 है, ये सेकंड लेयर है। एंड रेटिकुलरिस आपकी सबसे इनर मोस्ट, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट थर्ड लेयर है। तो फेसिकुलेटा से कौन सा बनता है बच्चे, यहाँ से बन जाता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यहाँ से बनते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है कौन, इसमें आ जाता है बच्चे कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन।
कौन आ जाता है, कॉर्टिसोल या फिर आता है बच्चे कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो कॉर्टिसोल है क्या वो एसीटीएच के बढ़ाने से बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। क्या एल्डोस्टेरॉन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो अब तुम्हें बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैंने एसीटीएच जो कि आपका पिट्यूटरी हार्मोन है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी लिख देते हैं, और फिर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ एसीटीएच मान लो अगर बढ़ गया काफी ज्यादा बढ़ गया, तो क्या एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा? तो ये एल्डोस्टेरॉन मैंने इस तरीके से लिख दिया। एल्डोस्टेरॉन तुम्हें अब पता है किसका हार्मोन है, ये निकला है एड्रिनल ग्लैंड में, और वहां पे भी बाहर वाली लेयर से। तो एल्डोस्टेरॉन बच्चे नहीं बढ़ने वाला, एल्डोस्टेरॉन नहीं बढ़ने वाला। पर अगर मैंने बोला कि एसीटीएच बढ़ा, तो ये क्या आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच इज योर कॉर्टिसोल, तो क्या कॉर्टिसोल को बढ़ाएगा? तो हाँ जी, कॉर्टिसोल तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब इसका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो एसीटीएच जो है वो इंक्रीज होने पर कॉर्टिसोल को बढ़ा सकता है, ना कि एल्डोस्टेरॉन को। तो इससे मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो एल्डोस्टेरॉन है, जो एल्डोस्टेरॉन है वो क्या है बच्चे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ACTH। ठीक है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट है आपके ACTH से। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो एल्डोस्टेरॉन है वो इंडिपेंडेंट है किससे, ACTH। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हार्मोन्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपका TSH। ठीक है, तो TSH में भी ज्यादा तुम्हें देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। TSH बड़ा ही आपका सिंपल सा हार्मोन है, चुपचाप जाता है थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है। यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि गड़बड़ी क्या होती है, बच्चों को लगता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सीधा थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। भाई अगर वहां से थायराइड हार्मोन्स बनेंगे तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, है ना, थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? तो इसी वजह से अगर हम देखें तो इसका जो फुल नेम है बच्चे वो रहता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रहता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये क्या करता है बच्चे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कब? जब हाइपोथैलेमस से TRH निकलेगा, और TRH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाके उसको बोलेगा कि तुम TSH निकालो, और TSH फिर जाके क्या करेगा बच्चे, ये आपके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, और थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करने के बाद ही ये T3 बना देगा और T4 बना देगा। ठीक है, क्या बनाएगा, T3 बना देगा और T4 बना देगा। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं TSH वाले पार्ट को। नेक्स्ट बच्चे जो आपको और देखना है दैट इज योर FSH एंड LH। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर तुमने इनफैक्ट मैं बोल रही स्कूलिंग भी अच्छे से करी है, स्कूलिंग अच्छे से करने का मतलब है 11th-12th में अच्छे से फोकस करा है, अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, और नहीं भी करी है तो अगर तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तुम्हारी ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वहां पे तुम्हें LH FSH के रोल के बारे में जरूर बताया गया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग डील आउट कर लेते हैं। तो FSH के बारे में देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो FSH आपका हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तुमने फीमेल में इसका रोल देखा होगा, तो बट ये मत समझना कि FSH सिर्फ फीमेल पर काम करता है, मेल्स पर काम नहीं करता। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन योर मेल गोनैड्स एज वेल। ठीक है, तो FSH का फुल नेम लिख लेते हैं, FSH का फुल नेम लिख लेते हैं विच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करा दे। ठीक है, ऐसा कोई हार्मोन स्टूडेंट्स जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करा दे। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम लोग फीमेल के केस में देखें तो फीमेल के केस में क्या होगा, फीमेल के केस में बच्चे अगर तुमने ओवरी में स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा है,
तो ओवरी में ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो देखो क्या कंडीशन रहती है। अगर ये यूट्रस है इस तरीके से, ठीक है, मैं बस कुछ पार्ट हिस्सा ही ऑफ यूट्रस बना रही हूँ। और इस तरीके से बच्चे ये क्या है, ये है फेलोपियन ट्यूब। और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगी, ये रही ओवरी। और यहाँ पर इस तरीके से ये ओवरी बच्चे लिगामेंट्स के थ्रू इस तरीके से यूट्रस से कनेक्टेड है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इतना हिस्सा ले लिया। कितना हिस्सा ले लिया मैंने स्टूडेंट्स इतना पार्ट ले लिया, ठीक है, इतना पार्ट लिया और उसको मैंने रीड्रॉ करा, ठीक है, इतने पार्ट को मैंने रीड्रॉ करा। तब हम देखेंगे या समझेंगे कि किस तरीके से आपकी जो ओवरी है वो काम करती है, ठीक है, किस तरीके से आपकी ओवरी काम करती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से फोकस करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ओवरी को मैंने इस तरीके से बड़ा करके बना दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। ओवरी में बाहर की साइड जो आपको लेयर्स दिखती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल लेयर्स। ये होती है बच्चे क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल लेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो अंदर ओवरी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब आपकी ओवरी में भी बच्चे दो पार्ट्स हो जाते हैं। इसमें भी इस तरीके से एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला वाला पार्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या दिख जाएगा बच्चे, कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिख जाएगा, और इधर की साइड तुम्हें दिख जाएगा क्या, मेड्यूला वाला पार्ट दिख जाएगा जो अंदर की साइड है। इसके अंदर बच्चे तुम्हें फ्लूइड दिखता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से मैंने शो कर दिया। इसके अंदर पूरा फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो ये पूरा फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है, स्ट्रोमा रहता है, ठीक है। तो जब किसी पेशेंट का पीसीओडी चेक हो रहा है तो ये भी देखा जाता है कि स्ट्रोमा बड़ा हुआ तो नहीं है, कॉर्टेक्स बड़ा हुआ तो नहीं है, कोई रिड्यूस्ड तो नहीं है। तो ये सब चीजों की जो साइज है बच्चे वो भी मैटर करती है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ही इस तरीके से इसको ब्लड सप्लाई यहाँ पर इस तरीके से मिल रही होती है, यहाँ से इस तरीके से ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होती है। अब देखोगे बच्चे तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन रहती है, इस तरीके से आपको एक फॉलिकल दिख जाएगा, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा फॉलिकल इस तरीके से दिख जाएगा। ये फॉलिकल जो है बच्चे कुछ टाइम बाद थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर थीका लेयर्स डिपॉजिट होने लगती हैं। और थीका लेयर कैसे बनने लगती हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर ग्रेनुलोसा लेयर्स आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया कि ये हमारा फॉलिकल बड़ा हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे तो इसमें कुछ और लेयर्स एडअप हो जाती हैं, और जब और लेयर्स एडअप हो जाती हैं तो ये अब आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमें फॉलिकल दिखने लग गया, ठीक है। अब ये और बड़ा होने लगेगा साइज में, ये फॉलिकल और बड़ा होगा साइज में इस तरीके से, और इसमें आपको इस तरीके से अब कोई कैविटी भी दिखने लगेगी, इसमें आपको अब कोई कैविटी भी दिखने लगेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, कैविटी दिखने लगेगी। अभी मैं एक एक करके, मैं एक्चुअली आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या oogenesis, तो मैं बस तुम्हें एफएसएच का रोल बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चे, इसके बाद ये जो तुम्हारा अच्छा सा फॉलिकल है ये इस तरीके से बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और बर्स्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी जिसमें से आपका जो ओ साइट है बच्चे वो इस तरीके से यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओ साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो बार बार कंडीशन हो रही है, कौन सी कंडीशन हो रही है कि यार ये बार बार फॉलिकल का साइज बढ़ता जा रहा है, कैसा कैसा चेंजेस आ रहे हैं। तो भाई ये आपकी स्टार्टिंग में ओवोनियम वाली स्टेज है, ओवोनिया है, ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और ये तुम मान लो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था ये, और ये तुम्हारा बर्स्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये बार बार जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, ये किस वजह से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ एफएसएच। तो यहाँ पर एफएसएच का एक्शन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यानी कि हर एक स्टेज में
एफएसएच का रोल है, तभी जाके ये कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात आती है कि एफएसएच एक्शन तो कर रहा है, पर वो किस तरीके से इन पर काम कर रहा है, यानी कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, राइट? क्योंकि हर एक हार्मोन अपने रिसेप्टर पर जाके ही काम करता है, तो इसका मतलब इन फॉलिकल्स पर इसके रिसेप्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि यार ये बता दो एफएसएच के रिसेप्टर एक oocyte या फिर एक फॉलिकल पर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एफएसएच का मैंने आपको फुल नेम बता दिया, यहाँ पर तुम रोल लिख सकते हो, रोल के लिए मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है, यानी कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल। ठीक है, ये अगर एब्सेंट हुआ तो फीमेल के अंदर फॉलिकल्स अनडेवलप्ड कंडीशन में प्रेजेंट रहेंगे, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ बीइंग और गेटिंग द पीसीओडी कंडीशन। पीसीओडी में होता क्या है, इसमें सिस्ट नहीं बनता है, सिस्ट लाइक अपीयरेंस होती है ओवरी में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऑल्दो उसके नाम में सिस्ट आ रहा है, पर सिस्ट नहीं बनता है ओवरी में। जो फॉलिकल्स है वो अनडेवलप्ड स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्रेजेंट रहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराओ तो ऐसा लगता है कि यार न्यूमरस सिस्ट हैव बीन फॉर्म्ड, और ये न्यूमरस सिस्ट कोई ऐसा ट्यूमर वाली कंडीशन नहीं है। दीज आर द अरेस्टेड फॉलिकल्स which are not being able to get developed so that they can be changed to another stage which is primary, secondary, tertiary or the Graafian follicle। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो कि पीसीओडी वाले बंदे में एफएसएच की मात्रा हो सकता है कम हो, है ना? अगर कम होगी तो आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो तभी यहाँ पे क्या होता है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई रिसेप्टर बता दो कि ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो रिसेप्टर होते हैं बच्चे इसके कहाँ पर, ग्रेन्युलोसा सेल्स के पास। तो जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो कौन है, वो वही सेल्स हैं जिसके वजह से ये आपको नई नई थीका लेयर या न्यू एडिशनल लेयर या इनलार्जमेंट ऑफ द फॉलिकल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो इसको लिखेंगे जल्दी से। डन एवरीवन, चलिए आगे बढ़े। तो अब बच्चे हमें नेक्स्ट क्या देखना है, ये एफएसएच का रोल तुमने देखा किसके अंदर भाई, मेल में तो बताया नहीं, फीमेल के बारे में था। तो अब हमें देखना है एफएसएच का रोल इन केस ऑफ योर मेल्स। तो मेल्स में ज्यादा ऐसे कुछ डिफिकल्ट रोल नहीं है, जैसे फीमेल्स में ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में मदद करा रहा है, मेल्स में भी ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कराता है। तो अगर हम मेल्स के कंडीशन में देखें बच्चे, तो तुम्हें पता है मेल्स में क्या होता है, इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम बोलते हैं। इस स्क्रोटम में इस तरीके से टेस्टिस इज लोकेटेड, और ये जो टेस्टिस है बच्चे इस तरीके से वास डिफरेंस से ऐसे करके कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब अगर मैंने क्या करा, इसका इस तरीके से बच्चे क्रॉस सेक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, और जैसे ही क्रॉस सेक्शन लिया तो मुझे क्या दिखा, मुझे कुछ इस तरीके की वाली कंडीशन दिख गई, मुझे कुछ इस तरह की कंडीशन दिखी, जिसमें मुझे इस तरीके से एक सर्कुलर स्पेस दिख गई। इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया ना मैंने, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चे मुझे कुछ छोटे छोटे फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं इस तरीके से, वैसे तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख गए। ठीक है, अब इनको हमने क्या बोला है बच्चे, इनको हमने बोला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन्हें हमने बोला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो मैंने बनाए हैं ये हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, इसी के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर
स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। तो ये रही आपकी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं बच्चे, इस तरीके से आपको हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, हर एक ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसी को हमने बोला है स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज योर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब क्या कंडीशन रहेगी, अब यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख गई है ये क्या, ये है बच्चे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स भी तुम्हारा अभी यहाँ पे रोल नहीं है, बट हाँ जी आगे चल के बिल्कुल आपको इसका रोल भी समझ में आ जाएगा, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो अब अगर मैं एफएसएच के रिसेप्टर्स की बात करूं बच्चे, तो एफएसएच के रिसेप्टर्स आपको यहाँ पर इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर देखने को मिल जाएंगे, जो एक्चुअली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कि भाई तुम करो स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो यानी कि जो आपके एफएसएच के रिसेप्टर्स हैं, एफएसएच आर, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वहां पर ये क्या करते हैं, वहां पर जाके ये प्रमोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, वहां पर जाकर ये प्रमोट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। डन एवरीवन। नेक्स्ट हमें देखना है एलएच के बारे में। एलएच क्या है, एलएच है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच है बच्चे हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो अब जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पे भी तुम्हें मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फीमेल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फीमेल के बारे में देखते हैं कि फीमेल में भाई क्या कंडीशन है, ठीक है, फीमेल में क्या कंडीशन है। तो फीमेल में तुम्हें मैंने ये बताया कि ओव्यूलेशन कब होता है, जब एलएच और एफएसएच की पीक आ जाती है, राइट। तो अगर हम लोग देखें बच्चे, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा ग्राफ बना देती हूँ इस तरीके से, एक्स एंड वाई एक्सिस हमने बना दी है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ओव्यूलेशन जब हो रहा है जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स पीक पर आ जाते हैं, और वो पीक पर इस तरीके से आते हैं, यानी कि इनिशियली तो आपको एफएसएच बढ़ा हुआ दिखेगा, और फिर धीमे से एफएसएच थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं एलएच की बात करूं तो एलएच बच्चे इस तरीके से रहता है, और अचानक से उसकी भी पीक आती है, और फिर वो उसका ऐसे अमाउंट आपको देखने को मिलता है, ऐसे करके ये कंडीशन रहती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दिस इज बच्चे योर एलएच एंड दिस इज योर एफएसएच। तो तुम देख सकते हो कि एलएच और एफएसएच की कायदे से देखें तो दोनों की पीक आ रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ही फॉलिकल की बर्स्टिंग हो रही है, और यहीं पर फॉलिकल की जैसे ही बर्स्टिंग होती है तो उस साइड जो है बच्चे वो क्या होता है, बाहर को रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर ये कंडीशन होती है, यानी कि इन दोनों की पीक इज मस्ट फॉर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। और मेनली प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो हम ये नहीं बोलते कि एफएसएच सर्ज, हम बोलते हैं क्योंकि एलएच की पीक ज्यादा है तो हम बोलते हैं भाई एलएच सर्ज ही है जो क्या करा रहा है, जो ओव्यूलेशन करा रहा है। तो एलएच सर्ज को हम ज्यादा एम्फेसाइज पे करते हैं। इसके बाद सिर्फ इतना ही रोल नहीं है एलएच का कि ओव्यूलेशन करा रहा है, इसके बाद बच्चे क्या बनता है, ये तुम्हारा उस साइड तो चला जाता है, इसके बाद कौन बचा, ये फॉलिकल बचा। तो ये फॉलिकल बच्चे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको तुम क्या बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए आ जाता है कौन, एलएच, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इनिशियली इज मेंटेन्ड
मेंटेन्ड बाय LH, LH के थ्रू ये मेंटेन हो रहा है, इसलिए ही तो टर्म ल्यूटियम ल्यूटनाइजिंग सिमिलर नहीं है, ठीक है, तभी ये टर्म आया। क्लियर है? और कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो आगे चल के क्या रिलीज करता है बच्चे, यही फिर प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाता है, जिसके वजह से यूट्रस की थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट LH हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं LH का रोल इन केस ऑफ मेल्स। तो भाई मेल्स में जब मैंने अभी जिस डायग्राम बनाया था, तो अब सीधा सीधा मैं तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ किस तरीके से स्क्रोटम में लोकेटेड है, अब सीधा सीधा हम मेन डायग्राम बना देते हैं। तो ये बच्चे मैंने फिर से ट्रांसफर सेक्शन का एक डायग्राम बना दिया। इस ट्रांसफर सेक्शन में इस तरीके से मुझे फॉलिकल्स दिख गए, ठीक है, मुझे इस तरीके फॉलिकल्स तो नहीं, इस तरीके से मुझे कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख गए, और ये मुझे पता है सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ही है जिसको हमने क्या बोला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन्हीं को हमने बोला है बच्चे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जस्ट सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन केस ऑफ मेल्स अगर हम लोग देखें तो देखो क्या कंडीशन है, ये है आपकी सेमनीफेरस
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके तुम्हें पता है, अभी तक ऑलरेडी पता चल गया कि इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पर इस तरीके से एक और सेल्स होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेडिक सेल्स बोल देते हैं। और ये लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या है बच्चे, इंटरस्टिशियल सेल्स है, क्योंकि ये आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। किस चीज के रिसेप्टर्स होते हैं, एलएच के रिसेप्टर्स, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, एलएच के रिसेप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो एलएच के रिसेप्टर्स होते हैं, इस पर क्या काम होता है बच्चे, इस एलएच के रिसेप्टर्स पर एलएच हार्मोन आएगा, बाइंड करेगा। और उसके बाद ये जो तुम्हारी सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं बच्चे टेस्टोस्टेरॉन। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरॉन बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, एलएच की वजह से, यानी कि कौन से पिट्यूटरी हार्मोन, एलएच की वजह से। और फिर ये टेस्टोस्टेरॉन इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर आता है, एक्शन करता है, और तभी जाके सेमिनिफेरस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो तुम ये बिल्कुल बोल सकते हो कि यार एलएच और एफएसएच दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, इन मेल्स में, ताकि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो बच्चे अगर हम लोग देखें तो आपने एंटीरियर पिट्यूटरी के सभी हॉर्मोन्स आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के कर लिए हैं। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक पार्स इंटरमीडिया आता है। ठीक है, तो आपकी जो अपकमिंग क्लास होगी उसमें हम लोग इन दो के हॉर्मोन्स भी कवर अप कर लेंगे, यानी कि पोस्टीरियर एंड पार्स इंटरमीडिया। फिर आपका जो पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। एक बार बस कोशिश करना कि थोड़ा सा रिवीजन जरूर करके आना, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम हमें लगता है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, जो भी अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद वी विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स योर अनदर ग्लैंड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आपकी क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो सेशन है वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और साथ के साथ बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि नोट्स अपने अच्छी तरीके से बनाने हैं और उसको हर दिन रिवाइज भी करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।